माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी रेगुलर क्लास ले रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था, मालूम होगा सभी को क्या चल रहा है। यानी कल हम जो क्वांटम संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। देखो, क्वांटम संख्याओं से पहले एक नौजवान का कमेंट है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। यानी वो इससे बोल रहा है कि सिंपल है क्वेश्चन तो ठीक है, परंतु पता नहीं उनके लिए कैसा क्या कठिन हो रहा है कि घनत्व का मात्रक उसने भी पता नहीं वहाँ पर डी लिख रखा है, घनत्व ऐसे कुछ हुआ तो वहाँ पे लगा मेरे को एक तो आएगा इसमें ये पूछ रहा है घनत्व, और एक शायद आयतन ये पूछ रहा है। अब पता नहीं वो इस क्लास का है या शायद 11th एक उस केमिस्ट्री का है, पता नहीं कौन सी का है, परंतु जो भी है अगर विद्यार्थी वो देख रहा है कहीं से, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। उसको आंसर देखना आप। घनत्व का आएगा कि इसका जाएगा द्रव्यमान, क्या बनेगा इसका बताओ, द्रव्यमान बटा क्या आएगा इसमें आयतन। अब सर यहाँ पे द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, और आयतन का मूल मात्रक होता है इसमें आपका MQ। तो यहाँ पे बन जाएगा बताओ, अरे भाई आयतन का L इंटू बी इंटू आपका H होता है, तो तीनों आपकी लंबाई है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ इसमें kg m माइनस क्या आएगा इसमें आपका 3 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आयतन का तो आपको मालूम है कि आयतन क्या बनता है उसमें बताओ, आयतन का MQ बनता है। इसमें सोचने की आवश्यकता है, बताओ लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू आपका ऊंचाई, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद में जस्टर कहाँ पे कह रहे हैं, देखो अब हम बात करें थे क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्याओं यदि हम देखें कि सर ये है क्या चक्कर, भाई कल भी आप बता रहे थे कि सर कक्षा के जो कोर्स हैं ये थोड़ा आप ऐसे बताएंगे तो मेरे को लग रहा है आपको कुछ अटपटा लगेगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थी और लगभग ये डिस्ट्रिक्ट के भी हैं या वहाँ से वो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है हम देखें उनका भी अगर बात की सोचें थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट का, मतलब जैसे आपका भाई अलग राज्य जयपुर से अलग भी देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब उनका लेवल किस प्रकार उसको मेरे को मालूम नहीं, ठीक है, पर फिर भी सोचने का भी विचार कीजिए आप। पहले मैं यहाँ पे देखो 4 शब्द लिख रहा हूँ इधर। एक तो लिखा मैंने यहाँ पे आपकी कक्षा लिखी, एक लिखा मैंने यहाँ पर आपका उपकोष लिखा, क्या लिखा मैंने उपकोष, और उसके बाद में एक लिखा मैंने यहाँ पर आपका कक्षक लिखा। अब इनको समझने के लिए जैसे मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे आवर्त सारणी बनाता हूँ, एक बार थोड़ी बहुत आवर्त सारणी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आवर्त सारणी बना रहे हैं, ऐसे मान लीजिए ये आवर्त सारणी बनाई यहाँ पे सिंपल। यदि मैं थोड़ी बहुत समझाने के लिए आपको आवर्त सारणी बनाता हूँ, ठीक है। आवर्त सारणी तो हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उससे में और देख लेंगे, परंतु मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। इससे मान लीजिए हमारी सिंपल आवर्त सारणी, ठीक है, इसमें यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आएगा, ठीक है, इसे मान लो कुछ। जब आप आवर्त सारणी पढ़े थे तो देखो यहाँ पर तत्व का एक निश्चित क्रम था, क्या था तत्व का, जैसे मान लीजिए आपका सर ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा, इस प्रकार जो भी था, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या जाएगा सर आपका पहला, दूसरा, आपका तीसरा, जो भी, ठीक है, इस प्रकार क्रम था इसमें। इसका मतलब देखो यहाँ पे जब आवर्त सारणी में आप जो क्रमांक बता रहे थे 1 2 3 4 5, तो वो किसको बताता है, यहाँ पर उसकी कक्षा को बताता है। किसको बताता है, कक्षा को बताता है। उसके बाद में आपने एक बात और पढ़ी होगी कि आवर्त सारणी में क्या होता है कि सर आपका इधर क्या होता है बताओ, इसमें S ब्लॉक होता है, इधर क्या होता है सर आपका D होता है, इधर यहाँ पे क्या होता है आपका इसमें P होता है, और नीचे क्या होता है इसमें आपका F पाया जाता है। तो यहाँ पे अब देखो कि यदि मैं इसकी बात करता हूँ कि सर यहाँ पे ये तीसरा हमारे पास क्या आवर्त है, देखो केवल समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं आवर्त सारणी को लेके आया हूँ, क्योंकि जब भी आपको अच्छी तरह से क्वांटम संख्या होती है वो क्लियर होगी। ऐसे मैं आपको बता दूंगा कि ये इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आएगी। और मैंने बोला है कि यहाँ पर दिक्कत वाला काम तो है नहीं, हम 0 लेवल से प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए, क्योंकि बार बार मेहनत करोगे इससे से एक बार अच्छी मेहनत कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सर जैसे आपका जो तीसरा आवर्त है, अब तीसरे आवर्त की बात करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा, ये 2 में तो कौन सा S आ गया, यहाँ पे कुछ खाली चलेगा, यहाँ पे कौन सा आ गया P आ गया, ठीक है। यदि मैं अगर चौथी आवर्त की बात करूँ, इससे मान लीजिए तो यहाँ पे क्या आ गया कि सर ऐसे मान लीजिए चौथे आवर्त में आ जाएगा इसमें 2 3, तो यहाँ पे आएगा इसमें S, यहाँ पे D, यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका P आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर देखो कक्षा है, कौन सी कक्षा है, चौथी कक्षा है। चौथी कक्षा में कौन सा उपकोष, कौन सा S, D, और इसमें आपका P आ रहा है।
तो इसका मतलब एक ही जो आवर्त है उस आवर्त में आपकी कक्षा भी होगी और आपकी इसमें उपकोष भी होगा। अब उपकोष कौन कौन से हो सकते हैं? देखो यहाँ पर सर आपका S, P, D, F, G, H ये चलता है आपकी S, P, D, F, G, H। इनका अध्ययन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि लगभग F तक क्या हो जाता है, हमारे 118 तत्व पूर्ण रूप से इस आवर्त सारणी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसको बताता है? ये उपकोष किसे कहते हैं? उपकोष का मतलब आप समझे थोड़ा बहुत आवर्त सारणी में क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारे S ब्लॉक था, D ब्लॉक था, P ब्लॉक था, जो F ब्लॉक था उसे क्या कहते हैं? आपके उपकोष कहते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद में कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि S की बात करें, S की बात करते हैं। ठीक है, S यहाँ पे आएगा सर आपका ये क्या आएगा, इसमें बताओ P आएगा। क्या आएगा इसमें आपका? ये P आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा सर, इससे मान लीजिए आपका ये D आ गया। क्या आ गया आपका? D आ गया। तो अब देखो सर ये S है, ये P है, ये आपका D है, F का नहीं बनाएंगे। ठीक है, अभी क्या समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो बताओ इस S में तो एक ही खाना है, यानी बोले तो सर एक ही इसमें तो आपका बॉक्स है। इसमें देखो सर आपके 1, 2, 3 बॉक्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर इस P उपकोष में 3 कक्षक हैं। कितने हैं? 1, 2, 3 कक्षक हैं। और जबकि इसमें कितना आपका एक ही कक्षक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे P की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? P की बात करता हूँ, तो P में कितने आएंगे यहाँ पे बताओ? 1, 2, 3 आएंगे। परंतु इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? क्योंकि हम जानते हैं एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ 3 में कितने आएंगे? 6 आएंगे। तो 6 आएंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 आप कितने इसमें आएंगे? 6 खाने आएंगे। यहाँ पर कुछ बेटर है थोड़ा बहुत आवर्त सारणी वाला सिस्टम, अगर 11 थोड़ी बहुत याद है तो फिर समझना। वापस रिपीट कर रहा हूँ भाई, जो उपकोष किसको बता रहा है सर? यहाँ पे उपकोष समझना, जो आपके S, P, D, F हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपकोष कहते हैं। कक्षक किसे कहते हैं? कि सर यहाँ पे उपकोष में भी यहाँ पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? जैसे इसका S है, P के कितने होते हैं? 1, 2 आपके 3 होते हैं। ठीक है, अब 3 है तो ये तीनों क्या है यहाँ पे सर आपके? तीनों को हम क्या कहते हैं बताओ? कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे सर आपका D है, तो बताओ D में कितने कक्षक हैं? सर D में आपके 1, 2, 3, 4 और आपके 5 कक्षक हैं। कितने हैं? 5 कक्षक हैं। तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पर एक उदाहरण के आधार पर समझ गए होंगे कि हम कक्षा किसे कहते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास चौथी कक्षा है, कौन सी? n का मान 4 है, तो यहाँ पे देखो इसमें कौन कौन सा ब्लॉक आएगा, यानी कौन कौन सा उपकोष आएगा? S, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका D, और यहाँ पर आएगा P, और F भी आता है। F भी आता है, वो समझाने के लिए बताऊँ। ठीक है आपको। और यहाँ पे कक्षक है। अब कक्षक कितने आएंगे इसमें? यदि सर हमें पता है S आ रहा है तो S में कितने आते हैं बताओ? 1 आता है। P में कितने आते हैं बताओ? P में सर आपके 3 आते हैं। और D में कितने आते हैं बताओ? इसमें आपके 5 आते हैं। तो यहाँ पे 5, 3, 8 और आपके कितने? 9 हो जाएंगे टोटल। यदि F भी आता है तो F में कितने होते? 7 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप थोड़ा बहुत समझे होंगे कि सर आपकी कक्षा कौन सी होती है, उपकोष कौन सा होता है आपका, इसमें कक्षा कौन सा होता है। अब आते हैं हमारे वापस से बिंदु पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कौन सी संख्या पढ़े थे कल? मुख्य क्वांटम संख्या n पढ़ रहे थे। मुख्य क्वांटम संख्या n की हम बात कर रहे थे। तो देखो इधर मुख्य, आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बोला था भाई क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यदि आप क्लास लेते हैं रेगुलर। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको क्या करते हैं सर? n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब देखा कि सर हमने देखो उसी फॉर्मेट को अपनाए। यदि सर हमने अभी आवर्त सारणी पढ़ी थी उसमें, तो n का मान 1, 2, 3, 4 कितना आया था? इसमें 5 आया था, 6, 7 जो भी आता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि मैं उसी फॉर्मेट को परमाणु के साथ जोड़ता हूँ, यदि अभी हमने आवर्त सारणी पढ़ी, आवर्त सारणी में सर पहला आवर्त है, दूसरा है, तीसरा,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और ये छठा और ये सातवां आ गया। ये तो किस में आ गया? आवर्त सारणी में आ गया। यदि मैं अगर इस मुख्य क्वांटम संख्या को यदि परमाणु में जोड़ता हूँ, किस में जोड़ता हूँ? परमाणु। तो यहाँ पे देखिए यह रहेगा परमाणु का नाभिक आ गया। उसके बाद में सर पहली कक्षा आ गई, दूसरी कक्षा आ गई, तीसरी आ गई और ये कौन सी आ गई बताओ? यहाँ पे चौथी आ गई। यदि मैं यहाँ पे इसके साथ जोड़ता हूँ, देखो यहाँ पर ये परमाणु आ गया, ये परमाणु का यहाँ नाभिक के बाद में क्या? पहली कक्षा। यहाँ पर परमाणु का नाभिक और आपकी दूसरी कक्षा। यहाँ पे परमाणु का नाभिक और कौन सी आएगी बताओ? ये तीसरी कक्षा रहेगी। ठीक है, अरे कौन सी आएगी? तीसरी कक्षा। यहाँ पे कौन सी आएगी बताओ? 1, 2, 3 और आपकी 4 आएगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि परमाणु और आवर्त सारणी का संबंध क्या है और उसके बाद में क्वांटम संख्या का संबंध क्या है। तो यदि देखो आपसे पूछें कि मुख्य क्वांटम संख्या आवर्त सारणी में कहाँ किस प्रकार, तो आवर्त सारणी में आवर्त को बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या आवर्त सारणी में आवर्त को बताती है, जबकि परमाणु में किसको बताती है? परमाणु यहाँ पे उसकी कक्षाओं को बताती है। भाई पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और आपकी इसमें चौथी कक्षा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में आगे कल भी बताया था कि कक्षा के बारे में किसने बताया था? आपके नील्स बोर ने सबसे पहले बताया था। ठीक है, नील्स बोर ने कक्षा के बारे में सबसे पहले बताया था और कक्षाओं का नाम भी मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सी थी बताऊं? जैसे KLMNO आपसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी? KLMNO। देखो ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं कठिन पेपर नहीं आएगा। ये कठिन किनके लिए बनेगा? जो थोड़ा बहुत भी नहीं जानते केमिस्ट्री के बारे में। यदि थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं उनके लिए तो कठिन बनेगा। बिल्कुल सिंपल पेपर आएगा आप यदि सोच के आंसर देते हैं तो। और यदि आप बिल्कुल हर विद्यार्थी में दे रहे हैं, अभी कुछ विद्यार्थी मैं इससे बोल रहा हूँ विद्यार्थी, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, एग्रीकल्चर और बायो को क्या कर रहे हैं, वो उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, मेरे उससे कोई दिक्कत नहीं, परंतु मेरे को दिक्कत ये है कि आपकी जो मेहनत बेकार चली नहीं जाए। क्योंकि यदि देखो कट ऑफ कम होती, यदि कट ऑफ अगर मैं कहूँ कि लगभग जैसे लगभग 60% या बात कहूँ ऐसे 50% के आसपास होती, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको केमिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु कट ऑफ हाई जा रही है देश के नौजवानों, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। कट ऑफ लगभग 70 या 80 के आसपास जाती है। तो 70-80 के आसपास जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप 70-80% वो आपको बायो और एग्रीकल्चर बना लोगे। आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और ये भी फिक्स नहीं कि आप 40 के 40 क्वेश्चन बायो में क्लियर कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा सभी को पढ़ना पड़ेगा, जब भी जाके आप सिलेक्शन के क्या होते हैं नज़दीक होते हैं। ऐसे तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर वाले को तो क्या होता है, स्टूडेंट होते हैं उनकी तो एग्रीकल्चर टॉप होती है, तो उनके 40 क्वेश्चन होनी चाहिए। फिर तो नहीं होता है लालो। इसका मतलब मेरा कहना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ो आप। ठीक है, और जो विद्यार्थी इस चैनल पे अगर मान लीजिए नया है, ठीक है, तो उस विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। नंबर आपके 9928155975 है, इसके माध्यम से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको 2 क्लास और मिलेगी, एक तो एग्रीकल्चर की और बायो की क्लास आपको वहाँ पे रेगुलर क्लास चल रही है, वो भी आपको वहाँ पर मिलेगी। कुछ क्लास से आ चुकी है, ठीक है, और आपकी रेगुलर क्लास वहाँ पर चल रही है। तो सर हमने कक्षाएं पढ़ी, कक्षाओं में सर आपका n का मान क्या आया था? n का मान सर यहाँ पे देखो इसका 1 था, इसका 2, इसका 3, 1 4 और यहाँ पे 5। एक बात याद रखना कि n का मान कभी भी 0 नहीं होगा। n का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ये बात नोट कर लेना। n का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। पहली कक्षा के, दूसरी L M N आपकी इसमें कौन सी कहलाएगी? O कहलाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पर यदि मान लीजिए मैं बात करता हूँ इसमें कि जो आपकी कक्षा है उस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी पहली कक्षा है, ध्यान रखना भाई पहली कक्षा है। अब यदि जैसे मान लीजिए सर ये परमाणु का नाभिक ये आ गया पहली कक्षा। अब यदि मैं आपसे से पूछूं बताऊं पहली कक्षा में कक्षक तो कितने हैं? पहली कक्षा में कक्षक तो कितने होंगे और बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपसे पूछा भाई पहली कक्षा में कक्षक तो कितने होंगे, अभी समझाया था मैंने कक्षक यहाँ पे, ठीक है। कक्षक तो कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सोच लो, कुछ समय दे रहा हूँ आपको।
सोच लो आराम से, सोच लो, फुर्ती सोच लो। आराम से सोच लो लालो, ठीक है। सोचने का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कुछ बातें सोच के बताए तो अच्छा रहता है। सोच लिया होगा सभी, ठीक है। अब देखो आगे मैंने क्वेश्चन क्या किया कि सर पहली कक्षा में कक्षक तो कितने होंगे, पहली कक्षा में कक्षक तो कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यदि मैं कहूँ कि सर पहली कक्षा में तो कितना होगा, अरे बताओ, पहली कक्षा में तो आपका एक ही होगा, कितना होगा, एक होगा या दो होगा, पहली कक्षा में आपका एक ही कक्षक होगा। तो हमारे पास अब मैं कहूँ कि सर आपकी दूसरी में कितना होगा, बताओ दूसरे में कितने कक्षक होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है लालो यहाँ पे एन स्क्वायर, क्या बनता है, एन स्क्वायर। ये इसको लिख लेना यहाँ पर कि कक्षा में कक्षकों की संख्या निकालने का सूत्र क्या कहलाएगा, एन स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाएगा इसमें, एन स्क्वायर, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूँ, यहाँ पे देखना 1s और यहाँ पे आएगा 2s, यहाँ पे आएगा 3s और यहाँ पे आएगा 4s, यहाँ पे आएगा 5s और यहाँ पे आएगा 6s, यहाँ पे आएगा 7s। कुछ नौजवानों को याद आ रहा है, कुछ बनाएंगे आप 11th क्लास में। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 2s, अरे यहाँ पे क्या आएगा आपका, हाँ 2p आएगा और यहाँ पे आएगा 3p, यहाँ पे आएगा 4p और यहाँ पे आएगा इसमें 5p आएगा, यहाँ पे 6p, अरे यार हो क्या रहा है ये 6p और यहाँ पे आएगा आपका 7p। उसके बाद में यहाँ पे आएगा आपका 3d और यहाँ पे आएगा 4d, यहाँ पे आएगा 5d और यहाँ पे आएगा 6d और लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आएगा 4f और यहाँ पे आएगा 5f। ये कुछ सिस्टम याद है कि लालो आपको, थोड़ा बहुत कुछ याद है क्या। अब देखो यहाँ पर जो मैं ये मान रख रहा हूँ, ये सर किसके मान को बता रहा है, ये सर एन के मान को बता रहा है। किसके मान को बता रहा है, एन के मान को बता रहा है। ये आपका एन का मान है, ठीक है। अब मैंने कहा कि यदि हमारे पास सूत्र क्या था, सूत्र बनाया मैंने कि कक्षा में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या होगी तो क्या आएगी, यहाँ पे बराबर हमारे पास बन जाएगा सर आपका एन स्क्वायर बनेगा। अब चेक कर लेते हैं कि सर ये फॉर्मेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे कक्षा में कक्षकों की संख्या निकालनी है, तो सर n का मान कितना रखें, n का मान देखो कितना है, 1 है। तो जब n का मान 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा बताओ, 1 ही तो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर कक्षा में कक्षकों की संख्या कितनी आएगी, पहली कक्षा जब n का मान 1 रखा तो कितनी आएगी, 1 कक्षक आएगा। तो देख लो आप, ये 1 है सारा और s में 1 ही कक्षक होता है। कितना होता है, s में 1 ही कक्षक होता है लालू। p में कितने होते हैं बताओ, 3 होते हैं। d में कितने होते हैं बताओ, इसमें 1 2 3 4 5 हो गए क्या। और f में कितने होते हैं बताओ, 7 होते हैं लालू, 1 2 3 4 5 जो भी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि सर n का मान 1, तो n का मान 1 है तो कक्षक भी आपका 1 आएगा। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, यदि n का मान कितना रख रहे हो आप, कितना 2, तो n का मान 2 रखने पे देखना यहाँ पे कितना आएगा रे सर, 2 का क्या करेंगे स्क्वायर करना, कितना आएगा बताओ, 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए कि सर इसका मतलब हुआ कि दूसरी कक्षा में कितने कक्षक आने चाहिए, 4 कक्षक आनी चाहिए। तो देख लो यहाँ पर सर आपकी दूसरी कक्षा, देखो इधर ध्यान से, दूसरी कक्षा है सर, 1 कक्षक तो इसका और इसमें कितने आ गए, 3 इसके आ जाएंगे, तो कितने आएंगे बटो, यहाँ पे टोटल 4 आ रहे। अरे कुछ समझ में आ रहा है लालो, बैठा है इसमें। क्वेश्चन पूछ सकता आपसे, यदि n का मान, लालो से पूछ सकता है, यदि n का मान कितना है 4, तो बताओ कक्षकों की संख्या कितनी होगी, कक्षकों की संख्या कितनी होगी। आपको तो फॉर्मूला याद है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु मेरा काम है समझाना यहाँ पर। तो सर यहाँ पे कितना है, n का मान 4 है, तो देखते हैं कितनी आएगी। तो देखो यहाँ पे जब n का क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 16 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 16। बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा।
परंतु देखते हैं कि सर हम समझ रहे हैं सही है या गलत है हमारा सिस्टम। चलो जांच करते हैं। सर n का मान कितना है? n का मान 4, तो देखो 1 2 3 है सर, n का मान इसमें आ रहा है पूरा पूरा 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4। अब सर कितने कक्षक ऐसे बताओ, एक तो s का हो जाएगा, 3 किसके p के कितने हो गए रे? 4 हो गए। उसके बाद में सर आपका d है, d के कितने होते हैं सर आपके? d के 5 होते हैं, 4 और 5 कितने हो गए रे? 9 हो गए। अब इसके कितने हैं? 7, तो 7 हो गए, कितने टोटल बताओ सर? 16 हो गए। कितने हो गए? 16 हो गए हमारे सिस्टम। अरे कुछ समझ में आया लालो? कुछ बेटा ठीक है। इसी प्रकार और देखो यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि इसे मान लो कितना लिखें सर, n का मान आप कर दो कितना? n का मान 6 कर दो। कितना कर दो? n का मान 6 कर दो। तो n का मान जब आप 6 करते हैं तो कितना आना चाहिए बताओ? हमें पता है सर 36 कक्षक आने चाहिए, 36 कक्षक आने चाहिए। तो अब बताओ सर 36 कक्षक कहाँ पे आएंगे? तो देखो लालो यहाँ पे, इधर देखो आप कि सर यहाँ पे तो 36 कहाँ पे बनेगा? सर समस्या हो रही है लालो। यदि सर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 6f करता हूँ, देखो यहाँ पर 6f किया तो कितना आएगा सर? यहाँ बताओ यहाँ पर हो जाएगा सर आपका 2 इन 1, यहाँ पे कितना होगा? 3, यहाँ पे कितना होगा? 4, 5 कितना होगा? 5, और यहाँ पे कितना? 7। अब जोड़ लो कितने हो रहे हैं बताओ? कितने होंगे सर? 7 और 5 12, और 12 और 3 कितने होते हैं भाई? 7 और 5 12, और 12 और 3 कितने हो रहे हैं? 12 और 3 आपके 15, और 15 और 1 16 हो रहे हैं। सर कितने आने चाहिए? 36 आने चाहिए। अब समस्या हो गई। तो लालू मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि सर कक्षाएं और भी होती है। कौन कौन सी? K L M N O P, ये कक्षाएं भी हैं। परंतु सर आपके उपकोष और भी पाए जाते हैं। उपकोष कौन कौन से होते हैं? S P D F G H, ये भी पाए जाते हैं लालो, ये वाले भी होते हैं। इनका भी कुछ नियम है, इनका भी क्या है? कुछ नियम है। तो हमारा नियम तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सर यदि हम जैसे जैसे जी का मान बढ़ेगा, जी में कितना आएगा आपका? 9 आएगा। कितना आएगा? जी में 9 आएगा। फिर एस का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो यदि सभी को एक साथ जोड़ते हैं कितना आएगा बताओ? इसमें आपका 36 आना चाहिए, ठीक है। अरे कुछ समझे? ठीक है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर हमें क्या होता है कि कक्षकों की भी जानकारी होती है, या अगर मान लीजिए किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ पर, उसकी भी क्या होती है? जानकारी होती है, ठीक है। शायद कुछ क्लास मेरे को लग रहा है कहीं पर चले गए तो क्लास छुट्टी रह गई थी, मैंने छुट्टी का कुछ बताया नहीं था, मेरे को कुछ लग रहा है। तो आगे देखो उसके बाद में अभी तो ये तो समझ में आ गया, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। ये n² पूछ सकता है। कक्षा में कक्षकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n² होता है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में अब यदि आपसे पूछें कि कक्षा में मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन बनाए यहाँ पे, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यदि आपसे पूछें कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो लालो देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनता है 2n²। क्या बनता है? 2n²। सोच लो, आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ क्लास कितनी बन रही है। क्लास 24, बढ़िया काम चल रहा है, ठीक है, चलने दो। हाँ देख लिया होगा सभी ने। क्या बना? हमारे पास 2 फॉर्मूले हो गए। एक तो कक्षा में कक्षकों की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के इसमें 2n²। अब सर आप मेरे को इससे बताओ कि सर इसमें तो देखो n² है और इसमें आपका 2n² है, तो अंतर तो 2 का ही है ना, अंतर तो 2 का ही है ना। तो इसका मतलब ये 2 उधर भी काम करेगा। देखो कैसे? क्योंकि हमें पता है लालो क्या पूछ रहे, इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, और ये मान लीजिए हमारा s कक्षक है। जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो बताओ रे 4 कक्षक में कितने होंगे? 8 होंगे।
कितने होंगे, 4 कक्षक में 8 होंगे। तो यदि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ n का मान कितना है लालो, n का मान यदि 2 है तो बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे चिपकाऊँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और उसके बाद में कितना आएगा 2 इंटू आपकी 4, यहाँ पे कितना आएगा रे, यहाँ पे सर 8 कितने आने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सर दूसरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। चलो देखते हैं सही है गलत है। चलो आओ इधर, कक्षा नंबर आपकी दूसरी, सर कक्षा नंबर ये हमारी दूसरी है, ये रही, ये दूसरी कक्षा है। अब दूसरी कक्षा है तो देखो यहाँ पर है दूसरी कक्षा में से एक तो 2s, अब s को देखना है, s का कौन सा कहलाएगा सर, ये आएगा। ये 2 किसको बता रहा है सर, आपकी मुख्य क्वांटम संख्या को बता रहा है। तो s सर ये एक तो s का जाएगा, ठीक है। अब सर पी के कितने आएंगे बताओ, पी के सर आपके 3, 1 2 आपके 3, ठीक है। अब देखो कि सर मैंने क्या बोला था अभी आपको कि जब एक कक्षक के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो बताओ सर इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब सर यहाँ पे दूसरी कक्षा में कितने आएंगे 8, और सर हमारे भी यहाँ पे कितने आए थे अभी 8 ही आए थे, कितने आए थे 8 ही आए थे लालो, आगे समझ में। इसी प्रकार और उदाहरण तो यहाँ पे यदि n का मान कितना, और यार इसको बिठा दिया कि कोई दिक्कत नहीं, वापस बना लेंगे, ठीक है बना लेंगे, बना लिया करो। n का मान कितना है, बार बताओ। n का मान सर आपका 3 है, तो n का मान 3 है तो हमारे पास सूत्र क्या था बताओ। यहाँ पे कक्षा में कक्षकों की संख्या, अरे इलेक्ट्रॉनों की पूछ रहा है कि यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बताओ। हमारे पास फॉर्मूला था बताओ 2n², ठीक है। हमें कौन सी कक्षा देखनी है सर, आपकी तीसरी कक्षा देखनी है, तो तीसरी बना लो, फिर तीसरी क्या हो जाएगी 3s 3p और क्या हो जाएगी 3d। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर 3f क्यों नहीं होता, 3f क्यों नहीं होता, इसका आंसर देना पड़ेगा ना आपको कि सर 3f क्यों नहीं होता, ये आपको बताना पड़ेगा। आप यहाँ पे 3f क्यों नहीं लिख रहे आगे, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो अब देखो कि सर यहाँ पे हमारे पास कौन सी कक्षा आ गई बताओ, तीसरी कक्षा आ गई। तो अब यहाँ पे बताओ ये तो सर किसका आ गया s का आ गया, ये सर किसका आ गया बताओ यहाँ पे t का आ गया, और सर ये किसका आ गया बताओ यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 किसके आ गए d के आ गए। 1 3 और आपके 5, 1 3 5। अब लगा लो हिसाब, एक में कितने आते हैं सर आपके, एक में आपका 2 आते हैं, तो इसके तो 2 हो गए सर। एक में जब 1 2 आते हैं तो 3 में कितने आएंगे 6, तो यहाँ पे देंगे 6। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, जब एक में 2 तो यहाँ पे कितने आएंगे 10। सर कितने आने चाहिए रे भाई, यहाँ पे कितने आने चाहिए सर, आपके यहाँ पे 18 आने चाहिए हमारे पास। इसको हल करने पे 18 आने चाहिए, ला लो कितने आने चाहिए 18 आने चाहिए। और ये बात आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी भी थी, ला लो छोटी कक्षाओं में आपने वो नियम पढ़ा था कि इसमें 2 8 18 वाला नियम पढ़ा था कि याद है, तो वही नियम पढ़ा रहे हैं, मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ा ला लो इसमें। परंतु जब आप पढ़े उस समय, जिस भी टीचर से आप पढ़े उस समय आपका माहौल किस प्रकार का था या आपका व्यवहार किस प्रकार का था, वो निर्भर करता है इस बात पे। तो अब देखो n का मान चिपका दो, तो n का मान आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3² और उसके बाद में हल कर लो रे भाई, 2 इंटू कितना 9 सर आपका 18। बिल्कुल सही है लालो, दोनों तरफ सही है, दोनों तरफ सही है। इसका मतलब हम बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, कहीं पर कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि यदि मैं आपको डायरेक्ट ऐसे बताता तो कन्फ्यूजन रहता बंदों की कि आया कैसे। यदि एक बार हम बात को समझ लेना तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, कैसे भी घुमा के दे दे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
परंतु समझना आपको दिल लगा के समझना है, ठीक है। दिल को थोड़ा वो लगाओ और इतना भी नहीं लगाना है कि बाद में गम में डूब जाऊं, केवल हमें पढ़ने पे लगाना है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया बताओ, मुख्य क्वांटम संख्या के जो मान थे वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना है मुख्य क्वांटम संख्या में, फिर रिपीट कर रहा हूँ। मुख्य क्वांटम संख्या नील्स बोर ने इसको बताया था, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होती है कि हमें कक्षा के बारे में बताती हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो परमाणु के आकार के बारे में भी आपकी कौन सी बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। इसको क्या कहते हैं आपकी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या भी कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं। इसे एन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में कक्षाएँ कौन कौन सी होती है आपकी, के एल एम एन ओ आपकी कक्षाएँ पाई जाती हैं। और उसके बाद में लिख सकते हैं कि यदि अगर मान लीजिए किसी कक्षा में हमें कक्षकों की संख्या निकालनी है तो क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा। और यदि किसी कक्षा में हम क्या करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी तो क्या आएगा आपका 2n स्क्वायर आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। एन का मान कभी जीरो नहीं होगा, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी जीरो नहीं होता है लालो, इस बात का ध्यान रखना है, अन्यथा आप उलझ जाओगे, ठीक है। आगे देखो, और आगे कौन सी आती है, मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या ध्यान रखना आवर्त को बताती है, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में आवर्त को मुख्य क्वांटम संख्या बताती है, इस बात का ध्यान रखना है। और वर्गों को कौन बताता है, इलेक्ट्रॉन बताता है, जो आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरी आती है हमारी कौन सी, द्विवंशी, द्विवंशी क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, इसको क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसको नौजवानों एलसी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, एलसी से प्रदर्शित करते हैं। अब सर ये किसके बारे में बताएगी, यहाँ पे देखना। तो पहली बात ध्यान रखना, ये बताती है उपकोष के बारे में। किसके बारे में बताती है, परमाणु के अंदर जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉनों की बात करें, इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में, उसके बारे में बताती है। तो यहाँ पे देखो लालोब क्या बनेगा, ध्यान से देखना। उपकोष किसके बारे में बताती है, ये द्विवंशी क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बताती है। उपकोष कौन कौन से हो सकते हैं, एस, पी, डी, एफ, जी और आपका ये एस। हमारा काम तो यहाँ तक हो जाएगा लालो, यहाँ तक ही काम हो जाएगा, आगे जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। परंतु कोई ऐसे पूछ ले आपको, बता रहे अब आगे क्या होगा, रे आगे क्या होगा, तो ये भी तो आपके पास होना चाहिए ना समाधान। आगे और पीछे दोनों की सोचनी पड़ती है भाई, हाँ अब आगे क्या होगा और पीछे क्या हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका जी और आपका एच आएगा। अब देखो यहाँ पे कि उपकोष ये है एस पी डी, इसका नाम ये भी होता है लालो, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, इसको हम ब्लॉक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम ब्लॉक भी कहते हैं। अब देखिए एस पी डी एफ पढ़ा, तो यहाँ पे इनकी द्विवंशी क्वांटम संख्या के नंबर क्या होंगे। यदि एस का मान हमेशा क्या होता है, इसमें जीरो माना जाता है। एल की मान बता रहा हूँ यहाँ पे, ये तो उपकोष है, उपकोष की बात करते हैं। तो द्विवंशी क्वांटम संख्या में एल का मान क्या होगा, जीरो होगा। इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसका मान कितना होगा, 2 होगा। इसका मान 3 होगा। तो इसका मान कितना होगा, 4 होगा। इस प्रकार आपका जो भी क्रम चलता रहेगा। क्या समझे रे भाई। यदि सर यहाँ पे एल का मान 0 होगा तो कितना आएगा, अरे बताओ यहाँ पे, वो एस आएगा। कौन सा आएगा इसमें, आपका एस उपकोष आएगा। कुछ समझे बात को इसमें, ठीक है। दूसरी बात, यदि मान लीजिए सर आपका एल का मान कितना हो, बताऊं, एल का मान आपका 1 हो तो पी का कौन आएगा इसमें, आपका पी आएगा। यदि एल का मान 2 हो तो कितना आएगा इसमें, आपका डी आएगा। कितना आएगा इसमें, आपका डी आएगा। कुछ समझे यहाँ पर। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिए, एन और एल में क्या संबंध है, एन और एल में क्या संबंध है लालो। मैंने आपसे पूछा एन तो कौन सी बताओ सर, आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है, एल आपकी द्विवंशी क्वांटम संख्या है। दोनों में संबंध क्या होगा ये बताओ। तो आप लिखेंगे कि सर ये तो हमें क्या होती हैं, जो कक्षा होती है परमाणु के आकार के बारे में बताती है, और ये किसके बारे में बताती है, उपकोष के बारे में बताती है। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। परंतु और कोई संबंध होगा क्या इसमें,
और कोई संबंध होगा क्या लालो? तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने लिखा यहाँ पे n प्लस यहाँ पे, और ये आएगा इसमें n प्लस l का नियम जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। परंतु एक लिखा मैंने यहाँ पे l प्लस 1, ये कोई नियम होता है क्या? नियम होता है क्या? नहीं लालो। अब ये से बताओ कि यदि सर l का मान मैं 0 रखता हूँ, l का मान क्या रखा मैंने? 0 रखा, तो बताओ n का मान क्या आएगा? n का मान क्या आएगा? यदि l का मान मैंने रखा तो n का मान क्या आएगा? कुछ तो बोलो रे, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है लालों के। क्या कन्फ्यूजन हो रहा है? अरे लालो, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है? यदि हमें पता है कि मैं इसको यदि मान 0 रखता हूं तो लालो अभी मैंने बताया था कि n का मान 0 नहीं हो सकता, n का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 नहीं होगा तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर शुरुआत 1 से हुई थी, तो सर यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो आप ऐसे बताओ इस l में क्या जोड़ूं? सर l में आप 1 जोड़ दो, कितना आएगा बताओ? बराबर में आपका 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सर आप क्या कर दो, इसमें सर आप क्या जोड़ दो? इसमें 2 क्या जोड़ दो? इसमें भी आप 1 जोड़ दो, तो कितना आएगा यहाँ बताओ? इसमें आपका सर आपका 2 आएगा। सर यहाँ पे क्या कर दो? इसमें भी आप 1 जोड़ दो, कितना आएगा बताओ? यहाँ पे 3 आएगा। कुछ सूत्र बन रहा है लालो, यहाँ पे कुछ सूत्र बन रहा है। अब क्या बन रहा है सोच लो, दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत दिमाग दौड़ाओ कि ये चोटी वाले सर क्या हम क्या कैसे घुमा रहे हैं, क्या बनाना चाहते हैं। विधि बता रहा हूँ यहाँ पे, आगमन विधि से आपको पढ़ा हूँ लालो में, आगमन विधि से आपको बता रहा हूँ। सोच लो भाई पृथ्वी, सोच लो, उदाहरण से नियम बनाएंगे, आपको टाइम दे रहा हूँ। सोच लो फिर, सोच लो, थोड़ा बहुत आपको भी आराम मिल जाए। अरे बना लियोगे सभी ने? अरे वो आंसर आना चाहिए थे फिर आपके पास। मैंने 2 क्वेश्चन दे दिया आपको, 2 क्वेश्चन दे दिए, सोच लो बड़ा, बड़ी सोच लो क्या नियम बना। यदि नियम आप पढ़ रहे हैं तो बताएंगे आप नियम कि सर आप नियम क्या बनाना चाहते हैं। हाँ रे भाई बताओ क्या नियम बना। आगे और बढ़े, चलो और बढ़ लेते हैं आगे। इसी प्रकार और देखो कि यहाँ पे जब सर +1 करते हैं कितना आएगा? इसमें 4 आएगा। अब देखना यदि सोचना कि सर यहाँ पे जब जब n का मान 1 होगा रे लालो, जब जब n का मान 1 होगा उस समय l का मान कितना होगा? 0 होगा। जब जब n का मान कितना होगा? जब जब n का मान सर कितना होगा? 2 होगा, तो l का मान कितना होगा बताओ? इसमें 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। और यदि जब जब यहाँ पे n का मान 3 होगा तो l का मान कितना होगा? इसमें 3 होगा। क्या हो रहा है ये? कुछ बैठ रहा है लालो, क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा करना हमारा काम है। जब तक आपके दिमाग में कोई झंझनाहट उत्पन्न नहीं होती है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, तो आप पढ़ते ही नहीं। यदि मैं आपको सिंपल यहाँ पे दूं, लो आराम से रट लो, पढ़ लो, खेल खत्म, तो कोई मतलब ही नहीं। और ये समस्या आपको मैं कल तक दूंगा भाई साहब, ये समस्या आपको कल तक मिलेगी, ठीक है। और भी हमारे पास जैसे 2n+ वाला नियम चलेगा भी, ठीक है।
n+l का नियम है वो भी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपकी हुंड का नियम आएगा, ओ बहु का नियम आएगा। वो बातें बाद में आएगी, परंतु ये जो यहाँ पे सटीक जानकारी है वो समझ में आनी चाहिए। हमारे पास दो ही ऑप्शन, या तो आपको रटना पड़ेगा, और रटने से क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है, माइनस मार्किंग प्लस और होती है, हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जानकारी कल तक रखनी लालो। यदि आपको आता है, अपनी ईमानदारी से क्लास ले रहे हैं, तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा लालो। ऐसे मेरे बताने से कोई मतलब नहीं है, मैं रोज़ रोज़ बता दूंगा, आप फिर देख लोगे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत आप भी तो एक्टिव इसका मालूम चले भाई हम कितना एक्टिव। यदि आपको SK यूनिवर्सिटी लेनी है, या मान लीजिए आपको JET में सिलेक्शन लेना है, तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। केवल टीचर का काम तो होता है आपको थोड़ा बहुत हिंदी देना, बाकी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ट्यूशन आपको सोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कल तक आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ तक जो भी हैं उस समस्या का समाधान आपको करना पड़ेगा, ठीक है लालो। शायद मेरी क्लास लंबी हो रही है ज़्यादा।